हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसारा हियर। और आज हम देखेंगे डीपीपी नंबर 14 जो कि बेस्ड है वापस हाइपर कॉन्जुगेशन पे। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही सेम टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अलग टाइप के क्वेश्चंस है बट वही कंसेप्ट यूज़ करना है। हमें फाइंड आउट करना है स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहाँ पे हम स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो हमारा ऑर्डर है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो हम ये ऑर्डर देखते हैं और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिर हम हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर पूरा निकालते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास सारे एल्कीन्स है, राइट। मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो हो नहीं रहा, मतलब रेजोनेंस तो नहीं होगा, तो हम जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो ये है हमारा साइट, ये है अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? 12 अल्फा हाइड्रोजन्स है। ओके, ये है हमारा अल्कीन साइड, यहाँ पे कितना है? ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा कार्बन है, और तीनों के पास अगर तीन हाइड्रोजन है तो मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट ये हमारा एल्कीन है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये वाला है, मतलब ये अल्फा कार्बन तीनों दोनों के पास तीन हाइड्रोजन है, इसलिए 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट वन इज ये हमारा एल्कीन है, ये डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये वाला है। तो 3 + 3 6, सो 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट वन इज यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी है 2 अल्फा कार्बन, राइट। तो यहाँ पे भी है 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट ये वाला हम देखेंगे, ये है अल्कीन और इसके पास है एक ही अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ पर है हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ इसमें से स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1, फिर 2, अब कौन होगा? 4 कि 5 कि 3? सबके पास सेम है ना। बट अब देखो, ये है हमारा सिस, है ना। हमने सिस ट्रांस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सिस वाला ज़्यादा स्टेबल होता, सॉरी ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होता है, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता है। तो जो ट्रांस वाला कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा सिस से। सो 4 इज मोर स्टेबल देन 5। और ये दो अलग अलग कार्बन्स पे है, बट ये एक पे ही है, तो इसका रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी इन दोनों से भी इसकी कम होगी, इसलिए 3 बाद में आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अभी 6th एंड 7th में कौन सा ये करेंगे? तो 6th वाला एंड देन 7th। ओके, तो ये रहेगी हमारी इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया ना आपको? हमने पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखा, फिर हमने क्या देखा, ये सिस ट्रांस वाला एक कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, और फिर क्योंकि ये एक ही कार्बन से था इसलिए हमने उसका रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होता। एक ही कार्बन पे 2 बल्कि ग्रुप CH3 जब लगेगा तो वहाँ पे रिपल्शन होने के वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए उसको हमने बाद में लिया। और फिर 3 and 0 में ऑफ कोर्स 3 wins, 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड देन 0 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, मूविंग ऑन। ओके, यहाँ पे है अल्कीन है, मतलब ये रेजोनेंस वाला कुछ पार्ट है, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स हो गए, है ना। तो
ये अल्कीन सिस्टम से अटैच्ड जो भी कार्बन्स हो गए वो हो गए अल्फा कार्बन, है ना, क्योंकि रेजोनेंस तो सब में हो रहा है। तो फिर हम देखेंगे वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है तो ये CH3 होगा, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ये भी पूरा ऐसे अल्कीन है, तो ये अल्कीन से अटैच्ड ये वाला अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट ये भी पूरा ऐसे एल्कीन है, तो ये एल्कीन से अटैच्ड ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे तो क्योंकि पाई बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स है, इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, बट यहाँ पे ये एक अल्फा कार्बन है, उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, सो 1 अल्फा हाइड्रोजन। एंड ये जो एल्कीन है इस यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अरे यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है एंड यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, बट इसके चारों बॉन्ड्स यूज हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे है 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1 2 3 एंड 4, ये आपको समझा। इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो बट रेजोनेंस तो सब में हो रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग पूरा निकाला, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन सब में हो रहा था। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर नहीं होता, यहाँ पे हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो इवन अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद ही आता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों कंसेप्ट लगा के ये लास्ट में आता है, ठीक है। सो now moving on to the next question, कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस देखो सब में हो रहा है ना, सब में रेजोनेंस हो रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये रेजोनेंस करके फिर अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखेंगे। तो अब ये देखो, ये जो प्लस चार्ज है वो रेजोनेंस करके जब यहाँ पे आएगा ये वाले कार्बन पे, ठीक है, ये अब जब यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से आएगा, है ना, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे CH3 है, मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, राइट। सेम विद दिस, ये पूरा रेजोनेंस करके ये ऐसे आएगा, सॉरी ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे ये CD3 पाएगा, है ना, CD3 पाएगा, मतलब ये भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। फिर ये ऐसे, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे ये CD3 पाएगा, और यहाँ पे ये जब रेजोनेंस करेगा तो ये प्लस चार्ज, ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा, इसके पास तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है ना। तो ये सबसे समझ में आ गया कि ये फोर्थ वाला सबसे लास्ट आएगा, है ना। फिर अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आइसोटोप्स है CH3 CD3 एंड CT3। तो ये तीनों में CH3 मतलब जो सबसे लेसर जो सबसे छोटा वाला आइसोटोप है, लाइटर आइसोटोप, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इज मोर स्टेबल देन 2 देन 3 एंड देन 4। ओके, तो ये आपको एक नया पॉइंट मिला कि अगर आइसोटोप्स होते हैं तो हम कैसे दिखते हैं। तो रेजोनेंस क्योंकि सब में हो रहा था, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन में आए, तो ये जब प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये CH3 CD3 CT3 ये तीनों में से ये ज़्यादा अच्छे से स्टेबल करेगा इसको, और यहाँ पे तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, इसलिए वो लास्ट में। ओके, नेक्स्ट वन सेम देखो, अभी कार्बोकैटायन है एंड रेजोनेंस सब में हो रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है वो, क्योंकि यहाँ पे Me है, मतलब ये है CH3, ये है अल्फा कार्बन, ओके, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है एंड रेजोनेंस से भी। जब ये प्लस चार्ज अगर रेजोनेंस करके यहाँ पे आता है
पहले यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी वो CH3 को पाएगा, मतलब वो यहाँ से भी रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस अगर वो रेजोनेंस करके यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल हो रहा है, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऐसा दूसरी जगह पे नहीं है। देख लेते हैं कैसे। ओके, अब ये देखो कार्बोकैटायन है, ये रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, फिर वापस यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पाएगा CH3 को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, इसलिए ए फर्स्ट वन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब ये भी रेजोनेंस करके अगर ऐसे जाता है तो ये ऐसे होगा, कॉन्जुगेशन है ना, ये तो बॉन्ड्स की तो पोजीशन मूव होती रहेगी, तो ये जो है वो पैरा पोजीशन पे है ना, तो ये यहाँ पर जल्दी जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड की पोजीशन तो हमेशा ये नहीं रहेगी, बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड की पोजीशन ऐसी भी तो हो सकती है, तो ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज, और यहाँ पे जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये CH3 यहाँ पे उसको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन से वो हो रहा है। अब ये देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, आगे है क्या कुछ नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ रेजोनेंस से ही हो रहा है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाई है 3 अल्फा हाइड्रोजन में, तो अब हमें देखना है कि ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये पैरा पोजीशन पे है और ये मेटा पोजीशन पे है, तो कौन सा जल्दी होगा। देखो ये मेटा पोजीशन पे, मतलब ये हम बोल सकते हैं 1 2 3, ये थर्ड कार्बन पे है और ये है 1 2 3 4 कार्बन पे, मतलब जब भी रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ पे ऐसे जल्दी आ जाएगा और इसको ये हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाएगा और ये जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है, एज कंपेयर टू दिस वन, कि यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे आने को इसको टाइम लगेगा, ये भी स्टेबलाइज होगा, ये भी स्टेबलाइज होगा, बट ये जल्दी होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया, तो ये 1, फिर आ जाएगा 3, फिर 2 एंड फिर लास्ट वन, क्योंकि दो सिर्फ रेजोनेंस से हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, ये तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। हमने पहले रेजोनेंस देखा, फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी फिर डिस्टेंस भी मैटर कर जाता है। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, बेंजीन है तो बॉन्ड्स का मूवमेंट होता रहेगा, तो ये ऐसे जब जाएगा तो यहाँ पे जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको जल्दी मिलेगा CH3, यहाँ पे उसको लेट मिलेगा। नेक्स्ट वन, बेंजीन रिंग दिख रही है, उससे अटैच डायरेक्ट कार्बोकैटायन है, मतलब रेजोनेंस सब में हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये रेजोनेंस करके जब ये प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा तो इसको ये एक अल्फा कार्बन मिलेगा जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, सिमिलरली प्लस चार्ज जब करके ये वाले कार्बन पे आएगा तो इसको ये वाला अल्फा कार्बन मिलेगा जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। सेम ये जब यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज तो इसके पास एक ये अल्फा कार्बन मिलेगा जिसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। 1 2 3 3 बॉन्ड बना दिए हैं, एक हाइड्रोजन होगा, सो 1 अल्फा हाइड्रोजन। एंड यहाँ पे जब ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा पूरा रेजोनेंस करके ऐसे, तो इसको यहाँ पे ये एक अल्फा कार्बन मिलेगा जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट फिर ये क्या करेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होगा, बट उसकी स्टेबिलिटी इनके कंपैरिजन में कम होगी क्योंकि इनके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। ओके,
सो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 एंड 4. ओके, नेक्स्ट वन. इट वाज इजी, राइट? ओके, नाउ ये है ओके कार्बन आयन है. अब तक हमने कौन सा देखा था? कार्बोकेटायन एंड एल्कीन, राइट? अब कार्बन आयन का क्या सीन है देखते हैं. देखो, कार्बन आयन में ये ऐसे जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है क्या? नो, दिस इज नॉट एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. ये वाले की बात कर रही हूँ. दिस इज नॉट एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है तो फिर क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा? नहीं, क्योंकि हमने देखा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो सेंटर्स होते हैं यूजुअली वहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है. बट यहाँ पे क्योंकि कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉन्ड जाएगा भी तो कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है. तो जब यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है तो वो sp2 नहीं होता, और क्योंकि फिर sp2 नहीं है तो फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तो इस केस में अब सेम यहाँ पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा तो इट इज नॉट एन sp2. सिमिलरली विद दिस, इज इट एन sp2? नो, sp2 नहीं है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. रेजोनेंस तो फिलहाल सब में ही हो रहा है तो वो एक हम पार्ट देखेंगे ही, बट रेजोनेंस सब में हो रहा है सो वो एक कॉमन हो गया. फिर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, बट हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है तो फिर हम देखते क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट. तो अब ये CF3, ये जो फ्लोरीन है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा. यहाँ पे क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा एंड यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई. ये माइनस आई, जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. तो अब हमें देखना है कि कार्बन आयन को माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करता है या प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करता है. कार्बन आयन मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए या प्लस आई? माइनस आई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और उस कार्बन को थोड़ा स्टेबलाइज कर लेगा, है ना? तो माइनस आई अब किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? F3 का कि Cl3 का? तो F3 का है ना, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, देन क्लोरीन. इसलिए इन दोनों में से, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और कार्बन आयन को माइनस आई इफेक्ट ही स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए इन दोनों में से 1 इज ग्रेटर देन 2, राइट? और फिर ये आता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस आई इफेक्ट, कि फिर सिर्फ ये वाला? मुझे बताओ, 3 आएगा कि 4 आएगा? यहाँ पे अगर ये प्लस आई आएगा तो ये अनस्टेबल कर देगा. यहाँ पे ना प्लस आई है ना माइनस आई है, एटलीस्ट रेजोनेंस तो हो रहा है, बट ये तो प्लस आई अनस्टेबल कर देगा. ठीक है, तो इसलिए 4 पहले आएगा और फिर 3. समझे? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई भी नहीं है माइनस आई भी नहीं है, बट एटलीस्ट कोई अनस्टेबल नहीं कर रहा है, रेजोनेंस से ये स्टेबल हो रहा है. बट यहाँ पे प्लस आई के वजह से ये जो कार्बन आयन है वो अनस्टेबल हो रहा है. ठीक है, इसलिए ये सबसे लास्ट, फिर ये. आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा. हमने यहाँ पे क्यों इंडक्टिव इफेक्ट लिया है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बन जाता है. मतलब ये कार्बन आयन जो है यहाँ पे इसके पास कोई वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर जाने भी होंगे CF बॉन्ड से, पहला तो ये कि CF बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं जाएंगे क्योंकि CF बॉन्ड खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो बट अगर हम बोलते भी है कि अगर जाएगा तो वो जाएगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो कोई है ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं है उसके पास. इसलिए यहाँ पे फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे.
ओके तो ये प्रॉब्लम में ये जो क्वेश्चन है वो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन को हमें देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है. ओके सो विद दिस वी कंप्लीट अवर डीपीपी नंबर 14. आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चंस अच्छे हैं, और भी ऐसे क्वेश्चंस के हम डीपीपी सॉल्व करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ. ओके टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.